डरना कभी नहीं है। जितना डरोगे उतना डराया जाएगा, जितना पीछे हटोगे उतना पीछे धकेला जाएगा, एक दिन दीवार के पास लटका दिया जाएगा। तो कभी डरिए मत। आपका हिंदुस्तान, आपका भारत, आपका उतना ही हक है जितना किसी का भी है। जो 1925 से जिसको ये सिखाया जा रहा है कि शमशान कब्रिस्तान की बात करो, अली बजरंग की बली की बात करो, इंसान को इंसान से जाति और धर्म में बांट करो, उनको जो है प्यार और भाईचारे का भाषण भी भड़काऊ भाषण लगता है। योगी जी के 4 साल के कार्यकाल में 4 बार जेल जा चुका हूँ और 500 दिन से ज़्यादा, मतलब इन 4 सालों में 500 दिन से ज़्यादा जेल में गुजारे हैं। अभी इस वक्त जो है आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश सरकार ने मुझे हिस्ट्री शीटर घोषित कर दिया है। मॉब लिंचिंग इज़ अ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, मतलब उन लोगों को ट्रेंड किया जाता है कि तुम जाओ और लोगों को मारो, वरना कोई भी मर्डरर जो है वो कभी अपना वीडियो बना के फेसबुक और व्हाट्सएप पे अपलोड नहीं करता। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। समय क्या हो रहा है इसको नहीं बता सकता, क्योंकि संघर्ष जो है वो समय का मोहताज नहीं होता है और डॉक्टर कफिल ने इसको साबित किया है। अभी रात के 12 बज रहे हैं लेकिन डॉक्टर कफिल का संघर्ष जारी है। संघर्ष भी डेमोक्रेटिक तरीके से, संवैधानिक तरीके से, और एक के बाद एक जीत मिल रही है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कई मामलों में इनको साफ साफ बरी किया है, सरकार को फटकार लगाई है, लेकिन ये रास्ता बहुत मुश्किल है। आपको परिवार खोना पड़ता है, बच्चों का प्यार खोना पड़ता है, आप अपने बच्चे को बड़ा होते हुए नहीं देख पाते हैं, आपकी नौकरी चली जाती है, आपका परिवार सड़क पर आ जाता है। और क्या इस देश में डॉक्टर कफिल को ये सब इसलिए झेलना पड़ रहा है कि उन्होंने बच्चों की जान बचाई थी, या इसकी और भी बड़ी वजह है कि वो मुसलमान हैं? इस पर आप लोग अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिएगा। लेकिन डॉक्टर कफिल की ताकत की कहानी, संवैधानिक मूल्यों को मानने की कहानी और कानून तरीके से जो वो जीत हासिल कर रहे हैं उसकी कहानी उन्हीं की जुबानी सुनाते हैं। बाकी दर्द की सारी कहानी आपको पता है। डॉक्टर कफिल, आपको पहले तो मुबारक, एक और कोर्ट के मामले में आपको बरी किया गया। जी हाँ, मैं बहुत जुडिशरी का शुक्रगुज़ार हूँ। मैंने उसी वक्त कहा था जब मुझे मेरा NSA लीगल हुआ था कि हमारा जो राजा है वो न राजधर्म निभा रहा है, ना ये राजहट है वो बालहट कर रहा है। अब आप सोचिए कि NSA को इलीगल करार दिया हाई कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया कि मेरे जो स्पीच थी वो देश तोड़ने वाली नहीं, देश जोड़ने वाली स्पीच थी। लेकिन फिर भी आपराधिक कार्रवाई चलने लगी, चार्जशीट दाखिल कर दी गई अलीगढ़ के केस में। उसके ख़िलाफ़ हम इलाहाबाद हाई कोर्ट गए थे और इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उस चार्जशीट को और जो आपराधिक कार्रवाई थी उसको क्वैश कर दिया, यानी ख़त्म कर दिया। मेरा तो बस इतना मानना है कि जिनकी सोच है, जिनको शिक्षा दी गई है, जो 1925 से जिसको ये सिखाया जा रहा है कि शमशान कब्रिस्तान की बात करो, अली बजरंग की बली की बात करो, इंसान को इंसान से जाति और धर्म में बांट करो, उनको जो है प्यार और भाईचारे का भाषण भी भड़काऊ भाषण लगता है। और यही वजह रही है कि हमारे जो है राजा को उनकी बात बुरी लगी और उन्होंने केस भी किया और NSA भी लगाया। डॉक्टर कफिल साहब, मेरा इंटरेस्ट है कि आप देश को बताइए कि अब तक आप पर कितने FIR हो गए हैं, कितने FIR हुए और कितने महीने आपको जेल में बिताने पड़े अपनी परिवार और अपने काम से। परिवार तो फिर भी आप लोग बर्दाश्त, सेना के जो जवान हैं वो बॉर्डर पर अपने परिवार से दूर रहते हैं, लेकिन वो देश की सेवा करते हैं। डॉक्टर कफिल को परिवार से भी दूर किया गया और इनका ये जो देश की सेवा करें, भगवान का रूप होते हैं डॉक्टर, इनके काम से भी इनको महरूम किया गया। तो ये बताइए कि कितने FIR दर्ज हुए आप पर और कितने दिन आप काम से दूर रहे? योगी जी के 4 साल के कार्यकाल में 4 बार जेल जा चुका हूँ और 500 दिन से ज़्यादा, मतलब इन 4 सालों में 500 दिन से ज़्यादा जेल में गुजारे हैं। अभी इस वक्त जो है आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश सरकार ने मुझे हिस्ट्री शीटर घोषित कर दिया है। हिस्ट्री शीटर का मतलब होता है कि आप टॉप 10 क्रिमिनल्स में से हैं और मैं चौथे नंबर पे डॉक्टर कफिल खान का नाम है। मुझे SSP ने फ़ोन करके, गोरखपुर SSP ने फ़ोन करके बोला कि आपको ताउम्र ज़िंदगी भर जो है नज़र रखने का वो फैसला किया गया है। तो हमने कहा भाई 1-2 सिक्योरिटी गार्ड लगा दो, 24 घंटे साथ में घूमें, कम से कम जो फर्जी केस लगाते हैं उससे तो बच जाऊंगा।
तो देखिए लाइफ तो बहुत टफ़ है, और जहाँ की शंभू जी ने बात बताया है कि फैमिली से दूर बहुत रहना पड़ा, तो मैं आपको बता दूं कि जो सबसे ज़्यादा इस 4 साल के संघर्ष में दर्द मुझे मिला है, या ये कहिए कि योगी जी, द मोस्ट पेनफुल पार्ट ऑफ माई दिस स्ट्रगल इज़ कि मैंने ही अपने बच्चों को बढ़ते हुए नहीं देखा। मैं जब बच्चों का डॉक्टर मैं पढ़ाई कर रहा था, पीडियाट्रिक्स कर रहा था, तो मेरे टीचर कहा करते थे कि जब तुम बाप बनोगे तब माइलस्टोन समझ पाओगे, यानी बच्चा तुम्हारा कब चलने लगा, कब सीढ़ी चढ़ा, कब पापा बोला, कब जो है दौड़ने लगा, तब तुम सीख पाओगे। लेकिन जब पहली बार जेल गया था तो मेरी बच्ची 11 महीने की थी, वापस आया 9 महीने बाद, तो वो दौड़ रही थी, चल रही थी, पापा बोल रही थी, लेकिन पापा का मतलब नहीं समझ पा रही थी। दूसरी बार जब जेल गया तो मेरा बच्चा 8 महीने का था, वापस आया तो वो 1.5 साल का हो गया था, और वो भी जो है अपने बाप को नहीं पहचान पा रहा था। शंभू जी ने जो है, मुझे लगता है कि 4 साल में मेरी जो वाइफ का पहली बार से इंटरव्यू लेके, और हम लोग हमेशा हर 2-4 महीने पे ज़रूर नेशनल दस्तक पे एक हम लोगों की बातचीत होती है। ये अपना अलग स्ट्रगल कर रहे हैं, अलग क्या, हम दोनों को एक ही वो एम है कि इंसान को इंसान में डिवाइड नहीं किया जाए। एक ही जो है उद्देश्य है कि जो है ये जो सोसाइटी है, समाज है, उसको इक्वालिटी, फर्टिनिटी, लिबर्टी की जो बात की गई थी, जस्टिस की बात की गई थी, हमारे बाबा साहब ने हमारे संविधान को दी थी, उसको सही से लागू किया जाए, और इसके लिए हम काम कर रहे हैं। मैं शंभू जी का शुक्रगुजार हूँ कि मेरी वाइफ का, अभी हम लोग बात कर रहे थे इस इंटरव्यू से पहले, मैं तो उस वक्त जेल में था जब इन्होंने दिल्ली के प्रेस क्लब में मेरी वाइफ का इंटरव्यू लिया था, और उस इंटरव्यू को मिलियंस लोगों ने देखा, और वही शायद इंटरव्यू था जिसने सब लोगों को एहसास दिलाया कि डॉक्टर कफील अभी भी जेल में है, और डॉक्टर कफील ने कुछ गलत नहीं किया है। डॉक्टर साहब, आपने काम किया था, मुझे आपकी तारीफ़ इसलिए करनी पड़ती है क्योंकि आपने बच्चों की जान बचाई थी, और उसकी कीमत आप चुका रहे हैं। सुना है फिर से यूपी में उसी तरह के मौत बिछ रही है, लाशें बिछ रही है, इंसेफ्लाइटिस का वही कहर है। क्या हज़ारों कफील की ज़रूरत है, और सरकार की कोई पॉलिसी बदल नहीं रही है। सरकार जो हिंदू मुस्लिम कर रही है, लोगों को जेल में डाल रही है, वो इलाज पर कोई काम नहीं कर रही। देखिए, डिनायल मोड में हमेशा रहती है ये योगी सरकार। आपको ये बता दूं कि जिस तरह से कोरोना का आपने सुनामी देखी थी अप्रैल मई में, मैं तो दिल्ली में था, और हम लोगों ने जो डॉक्टर्स ऑन रोड इनिशिएटिव स्टार्ट किया था दिल्ली के वाल्मीकि कॉलोनी से, बाबा साहब अम्बेडकर के 14 अप्रैल को ही स्टार्ट किया था। तो उस वक्त जो उत्तर प्रदेश में की नदियों ने दिखाया कि लाशें किस तरह से जो है बाहर आई, और किस तरह से लोगों को, अपने माँ बाप को भी नदियों में डालना पड़ा, लोगों को बेड नहीं मिले, लोगों को दवा नहीं मिली, लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिली। अब आप जो इस इंसेफ्लाइटिस की बात करते हैं, आपने देखा हुआ किस तरह से उत्तर प्रदेश सरकार पिछले कई सालों से बार बार ये दावा कर रही है कि मस्तिष्क ज्वर ख़त्म कर दिया है, मस्तिष्क ज्वर ख़त्म कर दिया है। पूरे उत्तर प्रदेश में इस वक्त पूरा पूर्वांचल 7 डिस्ट्रिक्ट इस वक्त जो है मस्तिष्क ज्वर से झेल रहा है, और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। अच्छा, मुझे एक बात बताऊं, जापानी बुखार जो होता है वो मच्छर के काटने से होता है, और जापानी बुखार जापान से स्टार्ट हुआ था, और उसकी वैक्सीन है, यानी कि टीका है, और पिछले कई साल से 92 से इंडिया गवर्नमेंट को WHO की तरफ से बल्क में मिलता है। और योगी सरकार भी हर साल ये दावा करती है कि हमने 90 लाख बच्चों को टीका लगा दिया, और ये वो टीका इतना इफ़ेक्टिव है कि 2 डोज लगा लीजिए तो आपको बच्चे को जापानी बुखार नहीं होता है। कब पड़ना चाहिए वो टीका, बचपन प्रेगनेंसी में, या नहीं, 9 महीने की उम्र से बच्चों को लगता है, और 2 डोज लगता है। आप जो है अगर कभी भी कोई भी एज का हो, चाहे 8-10 साल का, 12 साल का, जब भी आप लेंगे 2 डोज का आपको टीका लगाना पड़ेगा। अब आपको एक इसमें बड़ी सी बात बताऊँ कि इट्स अ डिजीज़ ऑफ पुअर, मतलब गरीब के ही बच्चे मरते हैं। आप जितने भी आंकड़े देख लीजिएगा, उत्तर प्रदेश में इंसेफ्लाइटिस से जितने भी बच्चे, उत्तर प्रदेश सिर्फ नहीं, उत्तर प्रदेश, बिहार और असम, ये और पश्चिम बंगाल, ये चारों राज्य जहाँ पे इंसेफ्लाइटिस का कहर है, यहाँ पे सिर्फ गरीब के बच्चे मरते हैं। अब आप ये सोचिए कि मच्छर कैसे पहचानता है कि ये गरीब का बच्चा है कि अमीर का बच्चा है, इसको काटो, इसको नहीं काटो। क्यों जापानी बुखार सिर्फ गरीब के बच्चे को होता है? तो मुझे तो बस इतना समझ में आता है कि हो सकता है
कि उन बच्चों को टीकाकरण नहीं दिया जा रहा हो। जिन अफसरों के ऊपर जिम्मेदारी है कि वो जाके बच्चों को टीका लगाएं, वो एसी रूम में बैठ के दलित बस्तियों में जहाँ पे जो मजबूर और गरीब जो जहाँ पे रहते हैं वहाँ पे वो जाते नहीं हैं, वहाँ पे टीकाकरण सिर्फ पेपर में होता है। वरना अगर उन बच्चों को भी टीका लगा होता तो शायद वो बीमारियाँ नहीं होती। डॉक्टर साहब, आपने फिर से प्रैक्टिस शुरू की है और आगे की लड़ाई भी आपको लड़नी है। अभी भी आप पर एफआईआर है, जबकि हाई कोर्ट ने मना कर दिया उसके बाद भी, और सुप्रीम कोर्ट ने। नहीं, मैं प्रैक्टिस अभी शुरू नहीं किया। मैं डॉक्टर्स ऑन रोड इनिशिएटिव ला लूँ, मैं अभी भी निलंबित हूँ शंभू जी। हालांकि 6 अगस्त 2021 को इसी महीने उत्तर प्रदेश सरकार ने मेरे पर जो इंक्वायरी, सेकेंड इंक्वायरी यानी कि जो पहली इंक्वायरी में क्लीन चिट मिलने के बाद दूसरी इंक्वायरी स्टार्ट की थी, उसको विड्रॉ कर लिया है, लेकिन मेरा निलंबन वापस नहीं लिया है। और आज जब हम बात कर रहे हैं और आज 31 अगस्त में एंट्री करने जा रहे हैं, तो मैं बता दूं आज ही के दिन मेरा इलाहाबाद हाई कोर्ट में इस बात का फैसला होना है कि मुझे नौकरी मिलेगी कि नहीं। बहरहाल मैं अभी भी निलंबित हूँ। हम लोग डॉक्टर्स ऑन रोड एक इनिशिएटिव चला रहे हैं पिछले 4 महीनों से, और हम लोग 10 राज्य करीब कवर कर चुके हैं। रही बात केसों की, तो केस जो है अभी अलीगढ़ का और जो है गोरखपुर का पे कुछ फैसला हुआ है, पर अभी बहराइच में एक केस अभी है, और बीआरडी मेडिकल कॉलेज का जो ट्रेजिडी का केस है वो लोअर कोर्ट में चल ही रहा है, और हिस्ट्री शीटर तो हो ही गया हूँ। डॉक्टर साहब, एकदम सीधा सवाल है। आप SC ST OBC माइनॉरिटी की बात करें तो इस देश में आपको लोग हीरो की तरह मानते हैं, आप हीरो हैं उनके। आप सीधे पॉलिटिकल डिब्बी क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि राजनीति तो करनी पड़ेगी आपको, सारे मसलों का जड़ राजनीति है। समझिए, आपको शायद याद ना हो, मैं जब मथुरा जेल से बाहर निकला था, NS से जब मेरे पर क्वैश हुआ था, और आपने मुझे उस वक्त फ़ोन किया था, और उस वक्त आपने ये कहा था कि आप यही सेम क्वेश्चन आपने पूछा था, और करीब 1 साल होने जा रहा है इस बात को। 2-3 सितंबर की बात होगी, तब भी आपने ये बात मुझसे कही थी, क्यों नहीं आप राजनीति ज्वाइन करें, आप जैसे लोगों की राजनीति में ज़रूरत हो। तो मैंने उस वक्त आपको कहा था कि नहीं, मुझे लगता है मैं डॉक्टर हूँ और डॉक्टर रहना ही ज़्यादा सही रहेगा। तब आपने मुझे एक ऐसा क्वेश्चन पूछा था जो मुझे लग गया था, और कहते ना दिल को छुआ था। आपने कहा था किस बात पे काम कर रहे हैं आप? मैंने कहा था कि स्वास्थ्य के मौलिक अधिकार पे मैं काम करना चाहता हूँ, कि हर बंदे को, चाहे वो गरीब हो, चाहे अमीर हो, चाहे किसी भी जाति धर्म का हो, उसको मुफ्त सुविधा उसके घर के आसपास मिले। ये मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट है। तो आपने कहा था कि कोई अगर आपसे पूछे, और आपको अगर चाहिए दिल से अपने आप से पूछे, तो क्या अगर ये स्वास्थ्य के मौलिक अधिकार को पूरा करने के लिए अगर आपको सिस्टम में आना पड़े तो क्या आप राजनीति में आएंगे? तब मैं आपको शंभू जी, आज मैं 1 साल बाद उस बात का आंसर देने लगूँगा। हाँ, अगर मुझे गरीबों को न्याय दिलाने के लिए, उनको सम्मान दिलाने के लिए, उनका जो है स्वास्थ्य का मौलिक अधिकार का लॉ बनाने के लिए राज्यसभा लोकसभा के MP से मिलते मिलते शायद अगर वहाँ पे सिस्टम में जाना पड़े तो जाना पड़ेगा। उन तमाम लोगों को क्या कहेंगे जिनको जाति और धर्म की वजह से जेल में डाला जा रहा है, प्रताड़ित किया जा रहा है? आप उनके हौसले के प्रतीक हैं, क्योंकि आपने एक लंबी लड़ाई लड़ी है। बहुत ऐसे लोग भी हैं जो कानूनी लड़ाई भी लड़ने में सक्षम नहीं है, उनको जेल में डाला गया क्योंकि वो समाज के हित चाहते थे, देश का हित चाहते थे। उनको क्या मैसेज देंगे? कैसे वो संवैधानिक तरीके से अपनी लड़ाई को आगे बढ़ाएं? नहीं, आपकी बात एकदम सही है। देखिए, मैं तो एक सबसे इम्पॉर्टेंट बात यही कहना चाहूँगा कि जो पिछले 4 साल में हम लोग कितनी बार हाई कोर्ट गए और कितनी बार सुप्रीम कोर्ट गए। एक हाई कोर्ट का वकील 3 लाख रुपए, एक बार 2.5 से 3 लाख रुपए एक मुकदमे में लग जाता है। सुप्रीम कोर्ट में एक वकील 5 लाख रुपए एक बार की हियरिंग का लेता है। तो ये शायद जो है बाबा साहब ने भी नहीं सोचा होगा कि हम जो संविधान बना रहे हैं उसकी एक कीमत इतनी ज़्यादा होने लगेगी। मतलब एक गरीब आदमी, तो मैं तो चलो सामान बेच बेच के ज़मीनें बेच के लड़े जा रहे हैं हम लोग, चूँकि मेरे भाई भी लोग भी सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन एक गरीब आदमी जिसके पास जो है रिसोर्स ना हो और जिसको उस तरह वहाँ तक पहुँचने की हिम्मत ना हो, वो कैसे लड़ पाएगा? मैं बस सबसे यही कहना चाहूँगा कि आपको अमाल अपना सही रखना है, यानी कि आपको कोई भी ऐसा काम नहीं करना है जिसको आपका दिल कहता है वो गलत है। और डेमोक्रेटिक वे में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, संविधान में आपको इतनी ज़्यादा जो है पावर दी हुई है। कहते हैं ना कि वी
द पीपल, मतलब संविधान सबसे बड़े आप ही हो। तो इस बात को यकीन रखना है। और सिस्टम चाहे वो पॉलिटिकल हो, चाहे एडमिनिस्ट्रेटिव हो, चाहे जुडिशरी हो, चाहे मीडिया हो, एवरीवेयर देयर इज़ अ करप्ट पीपल बट एवरीवेयर देयर इज़ अ गुड पीपल। शंभू भाई हैं हमारे डिजिटल मीडिया इतना अच्छा काम कर रहा है, इसी तरह से जुडिशरी में भी अभी बहुत से अच्छे लोग बचे हुए हैं। आपको अपने कॉन्स्टिट्यूशन पे भरोसा रखना है और डेमोक्रेटिक वे में प्रोटेस्ट जारी रखना है। डरना कभी नहीं है। जितना डरोगे उतना डराया जाएगा, जितना पीछे हटोगे उतना पीछे धकेला जाएगा, एक दिन दीवार के पास लटका दिया जाएगा। तो कभी डरिए मत। आपका हिंदुस्तान, आपका भारत, आपका उतना ही हक है जितना किसी का भी है। मैं एक बात तो ज़रूर कहूँगा कि भारत की जो कानून व्यवस्था है वो महीन पीसती है, देर से पीसती है। डॉक्टर कफिल ने तमाम तकलीफ़ों को झेलते हुए डेमोक्रेटिक सिस्टम का जिस तरह से भरोसा जीता है, उस पर जिस तरह से वो लड़े हैं, इस देश के हर नागरिक को जिस दिन इस तरह से डेमोक्रेटिक सिस्टम पर भरोसा हो जाएगा, क्योंकि संविधान आपको अधिकार देता है और डॉक्टर कफिल ने लड़ा है। मैं फिर कह रहा हूँ, उनके साथ लगातार अन्याय हो रहा है। जब हाई कोर्ट कह चुका है, सुप्रीम कोर्ट कह चुका है, उसके बाद भी जिस तरह से इनके साथ हो रहा है, मेरी राय है कि इनके साथ धार्मिक वजहों से, चूँकि ये मुसलमान हैं और शानदार डॉक्टर हैं, और यही का आप मुसलमान हैं, पंचर बना रहे हैं, सब्जी बेच रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप पिछड़े हैं, सब्जी बेच रहे हैं, हल चला रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हो रही है वो चूड़ी बेचने वाले पे, और कार्रवाई भी हो रही है डॉक्टर कफिल, उसमें कार्रवाई भी हो रही है। वो लोग जेल भी जा रहे हैं जो इस तरह के आरोपी बना चले आते हैं। देखिए, मैं तो मानता हूँ कि मॉब लिंचिंग इज़ अ ऑर्गेनाइज क्राइम। मतलब उन लोगों को ट्रेंड किया जाता है कि तुम जाओ और लोगों को मारो, वरना कोई भी मर्डरर जो है वो कभी अपना वीडियो बना के फेसबुक और व्हाट्सएप पे अपलोड नहीं करता। उसको पता है कि दिल्ली में बैठा हुआ तो टीवी अखबार वाले जहर भर रहे हैं दिमाग में। दिल्ली में बैठा हुआ उसका साहब उसका प्रोटेक्शन करेगा, और जब जेल से बाहर निकलेगा तो उसको माला पहनाई जाएगी। ये इस बात में भी दम है। लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ, इस देश के जो जातिवादी मनुवादी लोग हैं, उनको इस देश के उन लोगों से अगर कोई SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग जज, बैरिस्टर, डॉक्टर, इंजीनियर बनता है तो वो कोशिश करते हैं कि उसको किस तरह से बर्बाद कर दिया जाए। लेकिन डॉक्टर कफिल जिस मजबूती से लड़ रहे हैं, ये नज़ीर है एक इस देश के लोगों के लिए कि अगर आप कानूनन तरीके से, डेमोक्रेटिक तरीके से अपनी लड़ाई लड़ेंगे तो आप कल कामयाब भी होंगे। आप लोगों की क्या राय है, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। आपकी प्रतिक्रिया बहुत ज़रूरी है। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।